उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो विषय था वो फिर उलझता अटकता लटकता दिख रहा है। एक उम्मीद जगी थी कि उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो निर्णय दिया है, सरकार ने कहा कि हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं, तो शायद अब समाधान हो जाए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए, जिसके लिए वो 4 साल 5 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस बात की संभावना, जिस बात की आशंका और जिस बात का डर पहले दिन से था, जिस दिन हाई कोर्ट का निर्णय आया था, उस दिन से कि जैसे जैसे शिक्षा विभाग, शासन हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में देरी कर रहा है, समय टाल रहा है, समय काट रहा है, वैसे वैसे ये लग रहा था कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट की ओर खिसक रहा है धीरे 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 धीरे। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्थापित हो गया, लिस्टेड हो गया। 9 तारीख को, सोमवार 9 तारीख को सुनवाई है इस विषय पर देश की सबसे बड़ी अदालत में। अब मसला सुप्रीम कोर्ट के आंगन में है, तो कौन क्या कह सकता है कब क्या होगा और कब तक होगा। अनारक्षित वर्ग के वो लोग जो समायोजित हैं, यानी जो अध्यापक के, सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं 4 वर्षों से, उन लोगों ने अलग अलग याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि इन सबको एक साथ करके हम सोमवार को सुनेंगे 9 तारीख को। स्वाभाविक है, कैविएट आरक्षित वर्ग की भी लगी हुई है, तो आरक्षित वर्ग का वकील भी वहां खड़ा होगा, अनारक्षित वर्ग का भी खड़ा होगा, और वकीलों के माया जाल में सुप्रीम कोर्ट के बटवृक्ष पर टंग गई ये भर्ती। फिर इस भर्ती से में जो पिछड़े और दलितों का जो आरक्षित वर्ग को जो उम्मीद थी, वो उम्मीद खूंटे से टंग गई। फिर इससे बचा जा सकता था अगर शासन, सत्ता हाई कोर्ट के निर्णय के तत्काल बाद नई मेरिट जारी कर देती, संशोधित मेरिट लिस्ट, तो अब तक तो ज्वाइनिंग हो गई होती सबकी, आरक्षित वर्ग के छूटे हुए लोगों की जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो ज्वाइन कर लिए होते अब तक। और अगर समय रहते समायोजित अध्यापकों को सरकार ने, शासन ने, सत्ता ने बता दिया होता कि इस कानून के तहत हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तो वो कोर्ट नहीं जाते। माफ करिएगा, वो कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। और उन्होंने इस बात को कई बार हमारे ही मंच पर कहा कि हमको शासन ये बता दे, बेसिक शिक्षा विभाग बता दे, सरकार बता दे, कोई बड़ा सरकार का चेहरा हमको ये बता दे कि हमारी नौकरी पर खतरा नहीं आएगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। और बोले अगर हमको नहीं कोई आश्वासन मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, तो केवल जुबानी जमा खर्च पर हम भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट से दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर हमारी नौकरी जिस दिन जाने पे आ जाएगी कौन बचाएगा। इसलिए हम कोर्ट का ऑप्शन अवेल जरूर करेंगे, कोर्ट का जो विकल्प है उसका प्रयोग जरूर करेंगे, बाद में चाहे जो हो। तो स्थिति फिर लटक गई, फिर वही तनाव, इधर ये धरने पे, उधर वो धरने पर, अभी ये चल रहा था, और अब स्थिति आ गई सुप्रीम कोर्ट चलो। फिर घर गिरवी रखो, खेत गिरवी रखो, बर्तन गिरवी रखो, जेवर गिरवी रखो, और वकील को पैसा दो, मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना सहज है क्या? और वो बच्चे जो बेरोजगार हैं, आरक्षित वर्ग के, 4.5 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं अपने घर का पैसा लगा के, खेत रहन रख के, उनको सुप्रीम कोर्ट के वकील का मेहनताना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का मेहनताना कितना है आपको पता है? ये जितने बच्चे धरना दे रहे हैं, इनके चेहरे देखिए, इसमें कोई भी आपको उच्च वर्ग का, संपन्न वर्ग का बच्चा नहीं दिखेगा वैसा चेहरा ना। एलीट क्लास नहीं है, जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़े, दलित, वंचित, उन वर्गों के बच्चे ज्यादा हैं, उनके चेहरे दिखते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस भरनी होगी।
कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हो सकती है गोरखपुर में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कहा गया है कि 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहां मिलने जाएगा और जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा उन 5 के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिए गए हैं। उस पर भी निगाह रहेगी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या फैसला होता है, क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात तय जान लीजिए, अब मुलाकात कोई किसी से करे, अब 2 दिन के भीतर ना तो संशोधित मेरिट लिस्ट आ सकती है और ना 2 दिन के भीतर नियुक्ति मिल सकती है। इसलिए सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो मामला फिर वहीं से शुरू होगा, अदालत के आंगन से। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते दिनों से एक के बाद एक नेताओं के दरवाजे पर दुहाई दे रहे 69,000 वाले शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अब देश की बड़ी अदालत की दहलीज तक जा ही पहुंचा। यानी सभी पक्षों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 4 साल से यह आश्वासन मिल रहा है। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि माननीय मुखिया या हमारे क्या कहते हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी है, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हो गए हैं? क्या न्यायालय से आप बड़े हो गए हैं जो उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का जब से आदेश आया है तब से एक वर्ग लगातार नेताओं का, मंत्रियों का आवाज़ घेर रहा है और उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन कम से कम उस पूरे वर्ग में एक भी कोई नेता ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये कह सके कि चयनितों के साथ भी न्याय होगा। सिर्फ एक लाइन का वक्तव्य आज तक आया है, उसके अलावा हम चयनितों के पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं, लेकिन सबको एक वर्ग से लगाव है। दरअसल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बीते दिनों इस भर्ती की चयन सूचियों को रद्द कर नियमों के तहत 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से दावा किया गया कि इस मामले में कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संग्राम में ये मामला अब लटकता दिखाई दे रहा है। आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी तो पहले दिन से ही इसे लटकाने की आशंका जताकर केशव मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और संजय निषाद से गुहार लगा रहे हैं। पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण वाले अभ्यर्थी इसे जल्द से जल्द अमल में लाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले की चपेट में आकर नौकरी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर चयनित वर्ग के शिक्षकों ने जहां सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, तो वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी कैविएट दाखिल की थी। यानी अब लड़ाई हाईकोर्ट और सरकार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में होगी। विपक्ष भी सरकार पर इस मामले को लटकाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर राजनीति के आरोप लगा रही है। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। बहरहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के संग्राम में जिसका डर था अब वही होता दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आंगन में ये लड़ाई इतनी आसान तो नहीं होगी जितनी सरकार के जरिए हो सकती थी। ऐसे में सवाल यही है, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आर पार। क्या इसी का इंतजार कर रही थी सरकार? बड़ा सवाल ये कि क्या इसी स्थिति का इंतजार किया जा रहा था बेसिक शिक्षा विभाग में, मंत्रालय में, निदेशालय में? बाबू अधिकारी इसी बात की प्रतीक्षा में थे कि किसी तरीके से
सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए मामला, ताकि हम फिर रजाई ओढ़ के सो जाएं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं, तो अब जब वो नहीं है तो फिर उनकी जगह उनके जो सहयोगी है उनको हमने बुलाया है, और ओम प्रकाश राजभर के यहाँ अभ्यर्थी गए भी थे, इस नाते भी जैनेन्द्र प्रताप सिंह अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता SBSP के। जैनेन्द्र जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। अमरेंद्र पटेल हैं, अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के। अमरेंद्र जी का स्वागत है। शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं, याचिकाकर्ता हैं और चयनित वर्ग में हैं। अमरेंद्र पटेल, आपसे बात शुरू करूंगा। हमको पहले दिन से इसी बात की आशंका थी, और यह सहज लोक भाषा में कहूं तो इसी बात का खटका था कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और चला गया। कुछ की जान फंस गई और कुछ महसूस करने चलो जान छूटी। क्या दोनों स्थितियां हैं? कुछ की जान फंस गई और कुछ सोच रहे चलो भगवान का 11 रुपया का प्रसाद चलाओ, जान छूटी। क्या अब 2-4-5 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़के जब आ जाएंगे तब देखेंगे क्या होगा। जो नौकरशाही है, मुझे लगता है वो इसी चिंतन पर सोच रहे। मुझे बताया गया कि कल मुख्यमंत्री से मिलना है 5 लोगों को आपके प्रतिनिधियों में से। क्या उम्मीद है, क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है? आप केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, भूपेंद्र चौधरी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इन 6 लोगों के मकान घेर चुके, उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्या स्थिति है? देखिए सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन से हम लोगों की खबर उठाते रहे, और ये आशंका आपने भी जताई, हम लोगों ने इसी आशंका को जताते हुए लगातार मंत्रियों के यहाँ आवास का घेराव करते रहे सभी लोगों से, और इस न्याय की गुहार मांगते रहे कि जब माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश आ गया, इतना अच्छा आदेश है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 4 साल से सफर कर रहे हैं, उनका अब सफर खत्म हुआ। अब उनको पूरी लिस्ट को फिर से बना करके उनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन सरकार ताबड़तोड़ मीटिंग करती है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठती है, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कर रहे हैं, कर देंगे, अभी हमारे पास 3 महीने का समय है। हम लोग पहले से ही ठगे हुए थे, पहले से ही हमारा जो संघर्ष है चल रहा था। हम लोग जान रहे थे कि वही अधिकारी हैं जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया था, उन्हीं को फिर से सौंपा गया है कि आप फिर से सारे इस लिस्ट को सही करिए। तो कहां से हम भरोसा करते हैं? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से या तमाम मंत्री जी से जब भी मिलते थे, इसी बात से की बात करते थे कि माननीय जी, ये जो अधिकारी हैं यही वो अधिकारी हैं जो गलती किए हैं, यही वो जो विभाग है जिन्होंने हम लोग को 4 साल सड़कों पे रखा है। तो इनको पहले सर्वप्रथम वहां से हटाया जाए, इनको जेल भेजा जाए, इन पर कार्रवाई हो, तब हम लोग 3 महीने का बिल्कुल इंतजार करते। और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी होता तो भी बहुत ज्यादा हम लोगों को फर्क ना पड़ता, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी आरक्षित वर्ग के वो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिए। वो भी हमारे साथी हैं, उन्होंने कभी कोई जाली दस्तावेज नहीं लगाए। उन्होंने भी 4 साल अपना जो योगदान बेसिक शिक्षा में दिया है, बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भी मानसिक रूप से पीड़ित है। ये अधिकारी गोल गोल घुमाते रहे, हमको भी घुमाते रहे, इनको भी घुमाते रहे। और ये देखिए कि आज वो समय आ गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्टैंड हो गई है। 9 तारीख को उसकी सुनवाई है। अनारक्षित वर्ग की तरफ से भी एडवोकेट रहेंगे, आरक्षित वर्ग की तरफ से एडवोकेट। अभी सरकार का कोई स्टैंड अभी भी साफ नहीं है कि वो लिस्ट लेकर के जा रहे हैं, कोई रिवाइज लिस्ट ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, ठीक आते दोबारा में आते हैं। जहां तक मेरी समझ और सूचना है, सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकता है कि हुजूर काम चालू है, जल्दी होगा, सब अच्छा होगा, सबका साथ होगा, सबका होगा, और डोंट वरी टाइप का एक वक्तव्य वहां दिया जाएगा। क्या? और कहा जाएगा कि सरकार होती है, उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए थोड़ा समय और दिया जाए अभी। और अव्वल तो 3 महीने का तो है ही, हाई कोर्ट का दिया हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक ना लगाए और ये ना कहे 3 महीना नहीं 1 ही महीना, तब तक तो 3 महीने की 90 दिन की गारंटी है ही। तो 85 दिन तो आराम से आदमी बिता ही सकता है, मतलब 5 दिन सक्रिय भी हो जाएगा बाद में। अभी तो बहुत दिन पड़े 90 में। शिवेंद्र प्रताप सिंह, अब सुप्रीम कोर्ट आ गया मामला, आप लोगों पर भी
स्वाभाविक है, नौकरी का संकट होगा तो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसका अधिकार है। लेकिन आप तनख्वाह पा रहे हो इसलिए आपको भी चंदा करना कठिन तो है, लेकिन इतना कठिन नहीं। लेकिन जो लोग सड़क पर हैं उनको भी वकील की फीस जुटानी होगी। कहीं घर बिकेगा, कहीं खेत गिरवी रखा जाएगा, कहीं पायल बिछिया गिरवी रखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गाजीपुर कचहरी तो है नहीं, ना बस्ती की कचहरी है कि वकील साहब की जेब में 50 रुपया वकील साहब करो समझो फिर देंगे बाद में, ऐसा तो है नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी फीस से शुरुआत होती है। शिवेन जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इकलौता ऐसा मंच है जो चयनित शिक्षकों का पक्ष रखने का एक अवसर जो है प्रदान करता है और दोनों पक्षों के लिए समान अनुभूति जो है रखता है। इस वजह से सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी या जो मंत्री जी या जो भी अधिकारी वर्ग है वो लगातार एक पक्षीय जो है बात रख रहे थे, या न्याय होगा, सबका अहित नहीं होगा, ये बातें रख रहे थे। सर इस गोल मटोल भाषा के चक्कर में यदि चयन सूची रिवाइज होकर के आती है बिना किसी कार्य योजना के स्पष्ट हुए, तो हमारे बहुत सारे साथी जो विगत 4 वर्षों से कार्यरत हैं वो तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। सर जो मकान गिरवी और मकान की बात है तो सर बहुत सारे साथियों ने लोन लेकर के जो है मकान बनवा रखा है, बहुत सारे साथियों ने जो है दूसरी नौकरियां, सरकारी नौकरियां छोड़ करके इस जॉब में आए हैं, बहुत सारे साथी 40 वर्ष की आयु सीमा पार कर गए हैं। तो सर दोनों पक्षों के साथ जो कष्ट पीड़ा भाइयों के जो विसंगति के कारण वंचित रह गए उन भाइयों के साथ है, उतनी ही चैन पीड़ा सबके साथ में, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कोई नहीं जाना चाहता था। सर आपके माध्यम से इस मंच पर अन्य लोगों के साथ बैठकर हमने बार बार निवेदन किया कि सरकार हमारे लिए कार्य योजना स्पष्ट कर दे, हम में से कोई भी वर्ग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता। लेकिन सर अधिकारियों के द्वारा या शासन के द्वारा जब लगातार धरना दिया जा रहा है, प्रेशर में है, उस प्रेशर में यदि सरकार के द्वारा कोई कदम बढ़ा दिया जाता बिना कार्य योजना स्पष्ट किए तो सर हमारे पास फिर कोई विकल्प मौजूद नहीं रह जाता। इसलिए सर हमारे पास विकल्पहीनता की स्थिति है, इसलिए हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। ठीक बात है जोशी साहब, मैंने देखा कि अधिकारी कुछ भी काला सफेद करें, हर सरकार के दुलरुआ होते हैं अधिकारी। क्या हर सरकार में मैंने देखा, इतने लंबे तजुर्बे के आधार पर मैं जुमला कह रहा हूं कि हर सरकार के दुलरुआ होते हैं अधिकारी, और सरकार गई वो दूसरी सरकार के दुलरुआ हो जाते हैं। क्या पीएल पूनिया साहब, जोशी साहब सुन रहे हैं? पीएल पूनिया साहब, हाँ पीएल पूनिया मायावती जी पर जब गेस्ट हाउस कांड में आप लोगों की पार्टी ने हमला किया था, सारे बाहुबली उनको मारने पहुंचे थे गेस्ट हाउस कांड बहन जी को, तो उस वक्त पीएल पूनिया जी प्रमुख भूमिका में थे शासन में, सत्ता में, मुलायम सिंह जी की सरकार वही चला रहे थे। क्या जब उस कांड से जान बचा के बहन जी को भाजपा वालों ने बचाया, फिर वो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, तो थोड़े दिन बाद वो दिल्ली आई तो मैंने देखा उनके पीछे फाइल पकड़े पीएल पूनिया चल रहे। क्या मैं तो बेहोश होते होते बचा, मैंने भजो राम भजो है, ये इधर भी नहीं। और एक और भी है उत्तर प्रदेश में, उनकी कदकाठी आपी जैसी है, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, पार्टी कोई रही हो, क्या हर सरकार में दुलरुआ रहे जोशी जी। इसीलिए मुझे लगता है शायद अधिकारियों को सजा नहीं मिल पाती। देखिए अमिताभ जी, मुझे आपके साथ बहुत सारी बहस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, और आज की बहस का मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि ओपीएस हो या ये 69,000 जो टीचर्स भर्ती का है, इसमें आपने भी एक ऐसी द्वीप जला रखा है और जो मुहिम चला रखी, ये भी साधुवाद की है। आज पहली बार आपको इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसका गवाह खुद हूँ। मैं विपक्ष का नेता हूँ लेकिन इसका गवाह भी हूँ कि ये दोनों ऐसे हार्ट टचिंग मामले थे, और ये बहुत ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो पेंशन का मामला, जो असहाय लोग, मैं कह सकता हूँ कि बुजुर्ग हो जाता है, असहाय होता है, उसको अपनी जो पूरे जीवन की जो उसको क्रेडिबिलिटी है उसको भी बचा के रखना होता है। उस मुहिम को आपने चलाया और इसको चलाया, और इसमें आप सत्य के साथ खड़े रहे और सत्य के साथ हम लोग भी खड़े रहे। तो और जितने हमारे जो पीड़ित साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये पहले भी हमारे साथ बैठे थे, मैं कहना चाहता हूँ उस समय हमें पूरी आशा थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, इसमें भी हम तीनों लोगों की जो थी एक ही राय थी, हमारी पीड़ित लोगों की और आपकी, तीनों की राय थी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट चला गया।
सरकार केवल उनको बरगलाते रहे और आरक्षित जो विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, जो उन्होंने कहा था कि आप हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन के बाद जो है कि आप उनको नौकरी देने का आपको रास्ता साफ करिए, नई सूची बनाने का काम करिए, लेकिन सरकार ने उसमें जू नहीं रहेगी। और आज ये फिर ये मामला एक लंबित हो गया। एक मैं इसको राजनीतिक लैंग्वेज के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि वो टालने का एक प्रयास हो गया ताकि इन युवाओं को रोजगार ना दिया जा सके, रोजगार के माध्यम से के ना देकर इनको भरमाया जा सके। ऐसी सरकार की एक साजिश इनके साथ जो हमें दिखाई देती है। और निश्चित तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अमिताभ साहब, मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ, प्रैक्टिस भी करी है, पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर ना तो प्रधानमंत्री, ना कोई आप मुख्यमंत्री, ना केवल मंत्री, कुछ नहीं है वहां पर। जब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला जाता है वो सब लोग बच जाते हैं, सब कह देते हैं अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं आज इस देश के ये जो अभ्यर्थी थे जिन्हें जॉब अभी तक मिल जानी चाहिए और गाइडलाइन के बाद भी हाई कोर्ट के आज इनको नहीं मिल पाया, इनके अंदर हताशा है, निराशा है और अभी कोई आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती कि कब तक फैसला आएगा। हियरिंग डेट आई है लेकिन अभी कब आगे फैसला आएगा इसकी भी अभी तक अमिताभ जी कोई, आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई मामला चलता है उसकी ये तारीख तय नहीं हो जाती कि इस दिन फैसला आ जाएगा। तो अब माना एक तरह से इसको अमिताभ जी आपकी जैसे साफ साफ कहने की आदत है, ये मामला लंबित मामला हो गया है, इतना मैं समझ सकता हूँ। मेरे बड़े भाई भी हैं, जहाँ मैं गलत बोलो आप टोकते हैं, मैं सीखता भी रहता हूँ आपसे। तो ये लंबित मामला हो गया। तो आज मैं, आप और ये जो छात्र बैठे हैं, हम तीनों की भावना एक साथ है कि इनको न्याय नहीं मिल पाया। ठीक है जोशी साहब। जैनेंद्र भाई, दो बातें आपसे, मेरी जब भाजपा के प्रतिनिधि बैठते तो मैं उनसे भी यही पूछता था और आपसे भी। भाषणबाजी, जुमलेबाजी नहीं, दो बुनियादी बातें। एक, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने निर्णय दिया था इसी मामले में, आरक्षण के मामले में, कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां की हैं आपने, इसको सुधार के नई लिस्ट जारी करिए और जो लोग वंचित रह गए उन्हें नौकरी दीजिए और जो नौकरी में ऑलरेडी हैं वो नौकरी से ना निकले इसके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। इसकी परमिशन हाई कोर्ट ने दी थी, आपकी सरकार नहीं मानी, बोले ना, बोले गुड्डू लाल लठिया, क्या बोले अब क्या करेंगे, बोले डबल बेंच में जाएंगे, खीर पकौड़े, खीर पूरी खाएंगे, डबल बेंच में गए। क्या डबल बेंच में मालूम नुकसान क्या हुआ? अमरेंद्र पटेल के लिए तो वही बात जो सिंगल बेंच ने कही वही डबल बेंच ने कही, लेकिन शिवेंद्र के लिए वो बात नहीं कही जो सिंगल बेंच ने कही थी। क्या जब सरकार की जान सब तरफ से सुरक्षित थी, कोर्ट ने कहा जिनको साथ धोखा किया उनको नौकरी दे दो और जो पहले नौकरी में है उनका कोई दोष नहीं, वो निकाले ना जाए, उसके लिए कार्य योजना बना लो, हम सैंक्शन करते हैं। आप नहीं माने। अच्छा, जब डबल बेंच का फैसला आ गया तो आप लोग लूडो खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, पता नहीं किस बात में बिजी थे। क्या ये लड़के अगर आप लोगों का घर नहीं घेरते तो आप लोग तो 90 दिन के उसमें थे। बोले हमारा 90 दिन है अभी, तब तक कोई न कोई तो सुप्रीम कोर्ट चले ही जाएगा, ऐसा भी अंधेर गर्दी नहीं है। क्या जैन जी? अमिताभ सर, देखिए मैं भी काफी समय से आपके साथ बैठ रहा हूँ, भुवन भाई के साथ बैठ रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं कि ये डबल बेंच और सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट जो भी गए तो वहां पे चीजें कुछ अलग अलग थी। कई जगह पे कई लोग गए केवल एक जो सवाल गलत था, 1 नंबर देने को लेके, कई लोग गए 6800 भर्ती को लेके, कई लोग गए कि एक मिनट भाई, आज की बहस केवल 69,000 में आरक्षण को लेके 1 नंबर 2 नंबर कुंजी, इसकी चर्चा नहीं आज ना, केवल उतनी सी बात। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट ऐसे तो हम आपको और बता दें और इनलाइटेड कर दें। 10,000 मुकदमे है शिक्षा विभाग के खिलाफ, 10,000 मुकदमे, उनकी गिनती करेंगे तो कई साल बीत जाएंगे बाबू। नहीं, मैं 69,000 भर्ती की बता रहा हूँ। 69,000 भर्ती से ही जुड़े हुए ये सारे मुकदमे। वहां पे जो फैसला आया था 16 अगस्त को, वो 90 जो केस थे उनका एक साथ फैसला आया था। वो 90 अलग अलग केसेस थे जिनका एक साथ फैसला आया।
तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो इधर उधर जो केसेज हुए तो जैनेंद्र भाई हम समझना नहीं चाह रहे हैं, हम एक मासूम सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपको पता था सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब दूसरा पक्ष जब आप उसको नौकरी बचाने की गारंटी भी नहीं बता रहे तो आप लोग पेस्ट्री खाते रहे। ये हम कैसे बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, हम जान रहे हैं ना, फैसला आया था उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कहा था कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, सबको समायोजित किया जाएगा और सबका साथ दिया जाएगा। जैनेंद्र किया क्या? कहा कि इसमें मेरी रुचि नहीं, किया क्या? नहीं किया क्या? 3 महीने का समय दिया। अगर 3 महीने के, मैं एक चीज बता देता हूं अमिताभ सर कि 3 महीने के जो समय दिया गया है उस समय के अंदर पहले वालों को भी समायोजित करना था और दूसरे जो नए अभ्यर्थी शामिल होने थे लिस्ट के हिसाब से, जो ओवरलैपिंग के हिसाब से बननी थी लिस्ट, तो उनको भी समायोजित करना था। तो उसी पे काम चल रहा है, ना कि कोई एक लिस्ट जारी करने की बात हो रही थी। यहाँ पे सरकार दोनों पक्षों का ख्याल रखते हुए कार्य कर रही है, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि मतलब सरकार काम कर रही है अगर किसी मुद्दे पे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके आप सरकार का फैसला आने देते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते। और आपकी जो बात है कि आपको पता था सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अरे अमिताभ सर एक बात तो बताइए, अगर हम लिस्ट जारी भी कर देते क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकता है? अगर यही लोग लिस्ट जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते, कहते लिस्ट गलत है, हम लोगों की नौकरी गई है, आप इस पर रोक लगाइए, क्या सुप्रीम कोर्ट तब रोक नहीं लगा सकती थी? 1 महीने बाद लगा सकती थी। लेकिन हम लोग पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कि जो लोग अगर जो नई लिस्ट आएगी उसके हिसाब से निकलेंगे तो उनको कैसे उसी लिस्ट में समायोजित किया जाए और नए लोगों को कैसे उनको जो खामियां रह गई थी उनको दूर करते हुए समायोजित किया जाए, उसका ध्यान रखते हुए नई लिस्ट का निर्माण हो रहा है। तो उसमें किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ा अच्छा किया। एक आपकी जानकारी के लिए एक बात दिला दें कि आप लोग कौतुक वाले लोग हो भाई, सामान्य लोग तो नहीं हो। आप 24 घंटे में वुमेन रिजर्वेशन बिल ड्राफ्ट करके ले आते हो, 48 घंटे में वक्फ का बिल ले आते हो, बाद में भले उसको भेजना पड़े जेपीसी को। एक मिनट हमको ना दिखाओ यार। जब आप इतना कर सकते हो तो आज के टाइम में नई लिस्ट एआई के इस्तेमाल से बनाने में 90 दिन चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं 90 दिन चाहिए तो हमारा प्रणाम आपको। नहीं, जो अधिकारी आपको ये सलाह दे रहा है वो गुमराह कर रहा है। पुराने को भी समायोजित करना है और नई लिस्ट तो जारी होने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन नए को कैसे समायोजित किया जाए। अब मैं आपको जो आप ही के चैनल पे सुबह से आप ही के प्रोग्राम के द्वारा एक फोटो चल रही है, तो उसमें ये अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, ये भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं कि ओवरऑल जो मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने जो बयान दिया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें से 48,000 के लगभग SC ST OBC को भरा गया है, तो यहाँ पे भी ये देखना जरूरी है। बात जो कुल जो एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मसला ये अब खत्म हो गया, ये मसला अब खत्म हो गया जो सुरेश खन्ना कह रहे हैं, उस बात को खत्म कर दीजिए, चूंकि हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। और सुरेश खन्ना की हैसियत अब इसलिए नहीं बची चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार कर लिया, इसलिए सुरेश खन्ना क्या करे और रमेश खन्ना क्या करे छोड़ दीजिए, अब उसका कोई वजूद ही नहीं बचा बात का। राज भर क्या करे उस बात को कोई वजूद नहीं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मान लिया कि हम रुको भाई, कि हम हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को स्वीकार करते हैं, बात खत्म हो गई। आपने 42,000 पिछड़े भर दिए, 69,000 में 1,40,000 पिछड़े भर दिए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हाई कोर्ट ने आपके आरक्षण के प्रक्रिया को विसंगतिपूर्ण पाया, दोषपूर्ण पाया, उसने कहा कि ये नहीं चलेगा, बात खत्म हो, सरकार ने मान लिया। अब एक मंत्री क्या कह रहा है उस पर तो बहस नहीं करेंगे ना। उत्तर प्रदेश की एक मिनट भाई, अब हाथ नीचे रखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वक्तव्य जारी किया मुख्यमंत्री से बात होने के बाद, वो क्या जारी किया कि उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करती है, बात खत्म हो गई। आपने गलती मानी ना अपनी, और वही हम लगातार पूछ रहे थे कि जिन अधिकारियों ने ये गलती की उनका क्या हुआ। यहां तो चलो आप कह रहे हमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ओके।
अधिकारी तो आपको पता थे, उसमें तो एआई भी नहीं लगानी थी। अधिकारियों को आपने दंडित कर दिया। क्या कर रहे हो, हमें ये नहीं समझ आ रहा। अधिकारी दंडित हो गए, कार्यों पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन पहले लिस्ट अरे कब होगी भाई? जिनको नहीं आप इस चीज को भी समझिए, जो 4 साल की एक तरह से जॉब कर चुके हैं, उनकी सीनियरिटी भी निर्धारित होगी। अगर नई तरीके से लिस्ट बनेगी तो वो सीनियरिटी बरकरार रहनी चाहिए, तो नहीं तो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। अगर नई लिस्ट आज के दिन जारी की जाएगी बिना पिछले लोगों को समायोजित किए हुए, तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे जैनेन्द्र बाबू एक बात बताएं, बोले नहीं ये भी होगा, सबका होगा, अच्छा होगा। ये बातें भरोसा नहीं पैदा करती, ये भाषण वाली बातें, इनमें वजन नहीं है ना। सब होगा, अच्छा होगा, डोंट वरी, ये बातें प्रोफेशन वालों को करने दो, आप नहीं। मैं दूसरी बात कहता हूं, पार्लियामेंट में नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उसमें एक समय था, मैं समय नहीं उल्लेख करूंगा, नहीं आप मुख्यमंत्री को जान लेंगे। उनके खाने में विधानसभा परिसर में दही गया अमूल का, क्या उसके ढक्कन, वो तो सील्ड होता है, उसके ढक्कन के ऊपर एक बाल निकला है। 7 लोग सस्पेंड हो गए 3 मिनट में। क्या आप हमको ज्ञान दे रहे हो कि नहीं कार्रवाई ऐसी नहीं होती है जी? बहुत उसमें गीता वेद पुराण सब पढ़ना पड़ेगा है। अजब बात है यार, हमको सिखाओगे? एक मुख्यमंत्री के सैंडल में मिट्टी लग गई, 7 अधिकारी, 8-10 अधिकारी नप गए, हमको बताओगे? और यहां हम कह रहे हैं उन पर कार्रवाई करो, तो कह रहे अमिताभ जी ऐसे कार्रवाई होती है क्या? आप तो टीवी पे चाहते हो कार्रवाई कर दें, इसमें कई साल लगेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे पहले, फिर मीटिंग होगी, फिर कहीं जाके कुछ होगा ना। आपको अंगूर खाने हैं, अंगूर खट्टा निकल जाए तो आप कलेक्टर को सस्पेंड कर देते हो। मित्र उलझोगे तो मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहां बच्चों का मामला है तो बोले अमिताभ जी ऐसे आप तो जिद पे अड़ जाते हो, अधिकारियों को नाम सामने करो। कोई गुप्त काम है? लोकतंत्र है भाई। प्रदेश को क्यों नहीं पता होना चाहिए किन अधिकारियों ने किया जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया? उन अधिकारियों को नाम नहीं आनी चाहिए। और अगर अधिकारियों ने किया, आपने किया, तो अपने फोटो दो। कहां है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव? कहां है मंत्री? हमको बताया गया मंत्री जी विदेश है, वो भारत के वहां विदेश में संबंध सुधारने गए हैं। यहां लड़के धरने पे हैं, वो विदेश में है। कहीं तो मानव भावनात्मक लगाव रखो अपने प्रदेश के बच्चों से। अमरेंद्र पटेल जी, सरकार की तरफ से आपने सुना, उनने कहा भाई देखो हम लिस्ट जारी भी कर देते तब भी सुप्रीम कोर्ट जाता मामला। जो बात कुछ समय पहले हमसे किसी ने छात्र ने कही, अभ्यर्थी ने कही थी कि अमिताभ जी हम सरकार के अधिकारियों से मिलने जाते हैं, जैनेन्द्र आप भी सुन लो, तो वो अधिकारी हमसे कहते यार हल्ला ना करो, हमें पता अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा तो 4-5 साल चलेगा, ठंड रखो। क्या इस मानसिक मनस्थिति के साथ, इस मानसिकता के साथ अधिकारियों ने इस हाईकोर्ट के निर्णय को लिया? मुझे पता है, और आपको ना पता हो तो जाने न जाने बाग न जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। लखनऊ में किसी से पूछ लीजिए अधिकारी क्या कहते थे। हमने गलत कह रहा हूं क्या? कह रहे हैं सर, अगर अधिकारी और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों को कॉन्फिडेंस में लेते तो ये दौर आता ही नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता साहब। हम लोग ये बता दें कि हम लोग धरना करते हैं, दिन में एक बार खाना खाते हैं, कभी कोई रुकने की व्यवस्था यहाँ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है। कोई रैन बसेरे में सो रहा है, कोई धर्मशाला में सो रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है। साहब स्थिति ये, हम लोग क्यों परेशान हैं? हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है नियुक्ति मिल जाएगी हमको, लेकिन हम जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चला गया तो हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की हैसियत नहीं है कि हम वहां एक डेट के लिए एडवोकेट उतार पाए। हम लोग चंदा मांगते हैं तो चंदा चोर कहे जाते हैं, पुलिस के अधिकारियों द्वारा हड़काए जाते हैं। यही अधिकारी जाते हैं, जो अधिकारी सचिव साहब हैं, तमाम लोग अधिकारी हैं, कहते हैं तुम लोग तो चंदा ले रहे हो। और मैं बता दूं कि जितने विज्ञापन बनाए जाते हैं, जितने विज्ञप्तियां बनाई, सब में खामियां की जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि एडवोकेट पैनल से इनकी बड़ी मोटी रकम फिक्स होती है और बाकायदा ये लोग हमेशा भर्तियों को कोट खेलते रहते हैं।
साहब हमारी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के लिए। हाई कोर्ट में किसी तरीके से घसीट घसीट के लड़ के हम लोगों ने न्याय किया। हमारे समाज के लोग हम लोगों की मदद नहीं करते। हमारे अभ्यर्थी चूंकि जानते हैं हमारी जगह पे कोई और नौकरी कर रहा है, उन लोगों के पास 50,000 60,000 पर महीने वेतन आ रहा है, वो हमसे 10 गुना बड़ा वकील ले जाएंगे, हमसे 10 गुने ज्यादा वकील ले जाएंगे। हमारी हैसियत क्या है कि हम लोग 2,000 4,000 रुपए इकट्ठा करके महीनों में किसी तरीके से एक एडवोकेट करते हैं, और वो भी अगली डेट के लिए कोई व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए। तो हम जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फंस गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। ये अधिकारी फिर से हिला हवाली करेंगे, कहेंगे हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको वहां हरवा के फिर से पीछे दलितों को सड़क पे लड़ने के। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या विदेश की कोर्टों में जाएंगे हम लोग लड़ाई लड़ने? साहब आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समाज से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये लड़ाई पूरे समाज की, आने वाली पीढ़ियों की है, रिजर्वेशन बचाने की है, इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने की है। अगर ये समाज नहीं साथ में आएगा, हमारे लोग नहीं साथ में आएंगे, हमारे ये पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठते हैं, ये लोग हम लोग देख लीजिए, हम लोग केशव प्रसाद अमरेंद्र रुकना होगा, अमरेंद्र रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अमरेंद्र रुकना होगा बेटा, रुकना होगा। मैं शिवेंद्र प्रताप के साथ चलूंगा, लेकिन अमरेंद्र और उनके वर्ग के सारे जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, उनको एक सलाह देता हूं। नेताओं को मेरी सलाह बुरी लगेगी, लेकिन मुझे उतनी कभी परवाह नहीं रही, मुझे कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी नहीं, न टिकट लेना। तो जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा एनडीए नहीं, कांग्रेस सपा बसपा भाजपा एनडीए सब मिला के, क्या सबके घर 5-5 लोग जाओ, ओम प्रकाश राजभर शुरू करो, क्या और को लाओ भैया 5 लाख रुपया लाओ। इतनी हैसियत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, कोठियों में रह रहे हो, हैं बेहतरीन देसी विदेशी नाश्ता कर रहे हो, हैं बालों में चमेली के तेल लगा रहे हो, कोई गरीबी तो है नहीं किसी के पास? अमरिंदर गरीबी तो नहीं ना? सबसे कहिए भाई लाओ 5-5 लाख, क्या 10-15 भाजपा में बड़े नेता हैं पिछड़े, 10-15 सपा में भी हैं। अखिलेश जी से शुरू करो। अब अखिलेश जी के पास आप जाओ और 5 लाख मांगो तो ये तो छोटी बात हो जाएगी ना। उनसे 50 लाख से शुरू करो और सबसे चंदा लो। हम भी तो देखें समाज की बात करने वाले नेता कहां खड़े हैं। जोशी साहब गलत तो नहीं कह रहा? ये बच्चे कहां से लाएंगे सुप्रीम कोर्ट की फीस वकीलों की? इनके पास तो कुछ नहीं है। मां के जेवर बिक गए, खेत गिरवी पड़ा है, गाय बकरी बैल बिक गया, 4.5 साल मुकदमा लड़ते हुए और लखनऊ में धरना देते हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय, परम माननीय, बेहद माननीय वकीलों की फीस कहां से जुटाएंगे? जोशी जी की बात को सुन पा रहा था और वो भी बड़े भाव विभोर हो गए। भाव विभोर इनके साथ पूरा प्रदेश और देश हो गया। वो इसलिए हो गया अमिताभ जी क्योंकि इन्होंने कहा कि कितने मुश्किल से ये लोग लोगों से चंदा मांग के और कैसा कैसा अभियोग इन पर लोग जब चंदा ले देते थे या बात करते थे इनके खिलाफ, वो भी इन्होंने प्रताड़ना, जिसके लिए सही शब्द यूज करूंगा, उस प्रताड़ना को सहते हुए इन्होंने केस को लड़ा है। और सरकार को समय मिला था 90 दिन का कि 90 दिन में सूची बना के प्रस्तुत कर दिया जाए। इस जवाबदेही से मेरे को लगता है कि सरकार को बच नहीं सकती है कि आज इन जो बच्चे हमारे जो बालक है इसके आंखों में जो आंसू है वो एक बालक के तो सामने टीवी में दिखाई दे रहा है, देश देख रहा है, लेकिन इस प्रकरण से पूरे जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, इनके पूरे परिवार में आंसू है। एक बालक के नहीं है, उनके जो परिवार जुड़े हुए, उनके जो माँ बाप है, जो आपने कहा खेत खलियान मकान जो गिरवी, अमिताभ साहब आपने जो बोला है, वो उनका पूरा परिवार सदमे में है। आज इस सरकार की लापरवाही से कई घरों के चूल्हे बर्बाद हो गए। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे को लगता है अमिताभ जी कोई अतिशयोक्ति नहीं मैं कह रहा, क्योंकि ये तो पूरा टाइम मिला था सरकार को कि सरकार। जोशी जी 1 मिनट रोकूंगा। अब वो विषय पुराना हो गया कि सरकार को टाइम मिला था, सरकार ने कुछ नहीं किया, बाबुओं ने सरकार को गोल गोल घुमा दिया। यहां तक बात क्लोज हो गया चैप्टर, ठीक। अब उस पर चर्चा नहीं। मैंने जो नई बात कही, ये जो दलित और पिछड़े वर्ग के हमारे बच्चे हैं,
ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे आके मुकदमा, तो कोई वकील तो चैरिटी कर नहीं रहे, और वहां की फीस हजारों में नहीं है। मैं फीस खोलूंगा नहीं यहाँ, लेकिन सबको पता है, ठीक। जो बड़े राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के, जो सरसब्ज हैं, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, मायावती जी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा मतलब मूंगफली के बराबर है। अखिलेश जी हैं, केशव प्रसाद हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया हैं, नहीं, शिवपाल जी हैं। 20-20 लाख रुपया दे दे कि जाओ लड़को, चिंता न करो, पैसे चिंता न करो, मुकदमा लड़ो, नहीं। ये प्रस्ताव ठीक है? बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी के समुदाय, आदरणीय बहन जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, आदरणीय राजभर जी हैं, आदरणीय निषाद जी हैं, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो लोग भी इस वर्ग की लड़ाई को लड़ने का दावा करते हैं या मानते हैं हम इस समाज के नेता हैं, उनको ये अमिताभ जी आपकी पहल को मैं बिना उसके बोलना चाहता हूँ लाग लपट के, क्योंकि आज मेरे बेटे का भी मामला हो सकता है, आपके बेटे का भी मामला हो सकता है, हमारे भाई के जो बैठे हैं हमारे सुभाष के हमारे छोटे भाई, इनके भी बेटे का मामला हो सकता है। अगर हम इन बेटों में अपना बेटा खोजे तो ये हम सब का मामला हो सकता है। बिल्कुल आगे आना चाहिए, अमिताभ जी आना चाहिए मदद के लिए। माननीय अखिलेश जी हो, माननीय मायावती जी हो, माननीय राजभर साहब हो, निषाद जी हो, माननीय अनुप्रिया जी हो, सबको आगे आना चाहिए। आखिर आप उस लड़ाई को आगे लड़ते हुए फ्रंट में दिखाई देते, इनकी मदद होनी चाहिए, ये आंसू पूछने चाहिए। और ये आंसू जब आम आदमी के चलते हैं, परिवारों के चलते हैं, ये सरकारें क्या चीज है? ये सरकारें तो कई गिर गई ऐसी आंसुओं के बह जाती हैं। ये जो ठीक, जोशी जी रुकना होगा। मैं शिवेंद्र के पास चलूंगा। शिवेंद्र बाबू, आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं लिया, जैसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांगा समय, और कल उनको 5 लोगों को मिलना है गोरखपुर में मुख्यमंत्री से। हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलते तो शायद तस्वीर साफ होती और ज्यादा पहले। शिवेंद्र जी, हालांकि आप मिलना मुझे कस्टमरी लग रहा है, अब इनका भी मिलना मुझे प्रणाम पाती लग रही है, और अब आप भी मिलते तो भी ये होता, और कैसे हो, ठीक है, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम। क्या सर, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, भुवन जोशी जी को सिर्फ एक आंख का आंसू दिख रहा है, दूसरे आंख का आंसू उनको नहीं दिख रहा है। उनको बेटा सिर्फ एक वर्ग में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी हो गए, संजय निषाद जी हो गए, राजभर जी हो गए, या अनुप्रिया पटेल जी या केशव मौर्य जी हो गए, वो सिर्फ एक वर्ग का वोट लेते हैं। हमारा वोट उनको नहीं जाता है। सबको सब एक ही वर्ग की बात सर क्यों हो रही है? हम भी चयनित हैं, हमने भी चयन पाया और मानकों पर उत्तीर्ण होकर के पाया है। हमने अवैध चयन नहीं लिया है सर। माननीय सिंगल, अगर डबल बेंच का आदेश पूजनीय है तो सिंगल बेंच का भी आदेश पूजनीय होना चाहिए था। सरकार हो या विपक्ष हो, वो सिंगल बेंच के आदेश का भी पालन करे, उनकी भी पूजा अर्चना उस आदेश की भी करे। उस आदेश की बात कोई नहीं कर रहा है सर। डबल बेंच में ये कह रहे हैं कि सारे वर्ग के जितने नेता हैं 5-5 लाख 10-10 लाख दे दें। सर वो क्यों दे दें? दे तो दोनों पक्षों को दें, ना दे तो किसी पक्ष को ना दें। और सर अगर हमने अवैध कोई काम किया होता, उसके बल पर हमको नौकरी मिलती होती, तब हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह होता। सर जो चयनित वर्ग है, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं, शासन स्पष्ट कर दे कि हमारी सुरक्षा किस प्रकार से होगी। हमारे जो विसंगति के कारण भाई रह गए उनको नौकरी मिले। लेकिन इसके बाद में सर दूसरी बात जो भैया शिवेंद्र बाबू, शिवेंद्र जी रुकना होगा। मेरी समझ गई थी शासन 2027 तक स्पष्ट नहीं करेगा, लिख लो। क्या सियासत जब गुत्थी उलझाती है ना, तो बड़ी सोच समझ के उलझाती है, इतनी जल्दी थोड़ी सुलझती गुत्थी। ये अधिकारी इसी बात के लिए रखे जाते हैं कि भाई तुमको गुत्थी उलझाना आता है, बोले आता है, बोले हो ठीक है तुम बने रहो। क्या बोले लोकल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 20-25 साल निकाल दोगे? बोले निकाल देंगे सर, 40 निकाल देंगे, डोंट वरी। बोले ठीक है। जैन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो मेरा संदेश ओम प्रकाश भाई को देना और उनसे कहना 10 लाख रुपया की व्यवस्था करें। जितने नेता छाती ठोक कर कहते हैं हम पिछड़े दलितों के लिए जान दे देंगे, जान न दो, जेब से कुछ रुपया दो। आप तो जान देने को तैयार, हम जानते हैं आपकी भावना, लेकिन जान नहीं चाहिए, पैसा दीजिएगा ताकि ये लोग लड़ सके मुकदमा। जी जैन जी।
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी मदद होगी वो दोनों भाइयों की जाएगी, दोनों पक्षों की जाएगी। और मैंने डिबेट में यही चीज बार बार बोली कि दोनों पक्षों का तकाजा करते हुए जो सीट है नई वो बनाई जा रही है। यहाँ पे जो हमारे भुवन भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज तो आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था आपने, 2 लाख लोगों को यूपी के अंदर रिवर्ट बैक किया था, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कुछ इस तरह का? दूसरी चीज कि कपिल सिब्बल जी जो आपके इतने बड़े वकील हैं, आप उनको क्यों नहीं खड़ा कर देते? और यही वो कपिल सिब्बल जी हैं जिन्होंने जब उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा था तो उस आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ दिया 2008 में, और आपने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। तो आपको देखना चाहिए, 17 जातियों को ओबीसी से एसटी में लाने के लिए उन पे आपने पहले गोलियां चलवाई, उसके बाद उनको झुंझुना पकड़ा दिया, एक कागज पे, सादा कागज पे लिख के दे दिया हाँ कहते हैं, और बाद में हाई कोर्ट ने 2005 और 2017 में उनको रिवर्ट बैक किया था कि नहीं भाई, कोई एक कागज से आप जाति को ओबीसी से एसटी में नहीं कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए और अपने जो कार्य हैं उनको गिनना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। लेकिन मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही एक चीज स्पष्ट कर दी थी कि सरकार दोनों पक्षों का ध्यान रखेगी, जो पहले से लगे हुए हैं, ऑलरेडी 4 साल बिता चुके हैं, और जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें जो नए लोग आएंगे उनका भी दोनों पक्षों का ध्यान रखेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सब होगा, अच्छा होगा, पर सत्यनारायण कथा भाई जब सत्यनारायण कथा खत्म हो जाती है ना, तो पंडित जी आरती करा चुकते हैं, जब बैठ जाते हैं पाटा पे, दोबारा तो कहते हैं हाथ ऊपर करो, बोलो प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या ये वैसी बातें मत बोलो, सब होगा, अच्छा होगा, सबका ख्याल रखेंगे, नहीं भाई, कागज पर दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल सकता है गवर्नमेंट का महाधिवक्ता कि सब होगा, अच्छा होगा, टेंशन न लो, ऐसा बोल सकता है? नहीं ना, फटकार के बाहर निकाल दिया जाएगा। कागज से दिखाना होगा ना, फाइल। जी जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अर्कवंशी जी की आज दाल भी नहीं गल पा रही है और आज शब्द भी इनका साथ नहीं दे पा रहे। जब 7.5 साल की सरकार आपकी हो गई अर्कवंशी जी, जिसमें आप भागीदार हैं, और ये लोग आपके यहाँ 10-10 ठोकरे खा रहे थे। आपके राजभर साहब से भी मिले थे, मैंने देखा था उस चित्र को टीवी में, और ये सभी से मिलने का काम इन्होंने करा है। लेकिन आप सरकार में रहकर भी जो आप बता रहे हैं परसों की बात, भुवन भाई पहले भी मिले हैं, पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की है, 4-4 बार मिले हैं, और 4-4 बार मुख्यमंत्री जी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मिले। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित होते हैं, क्या कोई भी गवर्नमेंट उनके ऊपर फैसला ले सकती है? नहीं ले सकती है। चाहे आपकी गवर्नमेंट होती, चाहे हमारी गवर्नमेंट होती, चाहे कांग्रेस की होती। वो असंवैधानिक कार्य हमने नहीं किया है, जैसा राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में किया था कि कोर्ट में फैसला भैया एक मिनट उनकी बात आ जाए, जोशी जी की बात आ जाए। जी आपको जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। आपको हाई कोर्ट के आदेश के बाद आदेश आया था, सरकार में आप भागीदार है तो आप ही को आदेश था। वो सरकार ने हाई कोर्ट में आदेश हमको था, 3 महीने का समय था, कहाँ देर हुई है? क्या हमने समय सीमा पार कर दी है? नहीं। एक मिनट, केवल जोशी जी की आवाज, अभी रुक जाओ जैनेंद्र, केवल जोशी जी की आवाज, रुको भाई, अमृत आ रहे हैं। अर्कवंशी जी, जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया था कि 90 दिन के अंदर सरकार सूची आरक्षित लोगों को समाहित करके उनकी सूची को जारी करने का काम करे, ये सरकार का फेलियर है। अगर आपको लगता है कि सरकार में बैठे लोग, योगी जी लोग और अन्य लोग आपकी बात को नहीं समझे, आपको निवेदन है तुरंत हमारे साथ आइए और इनके साथ बैठिए, सदन में मत बैठिए, सड़क में बैठिए। आप अगर आपकी सरकार, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सुन नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी, और 90 दिन में अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं, बच रहे हैं, तो आप छोड़िए उस कुर्सी को। ठीक है जोशी जी, ठीक है, कुर्सी कहाँ जा भाई, ऐसी सलाह दे रहे हो, कुर्सी छोड़ कहाँ जाएगा आदमी? कुर्सी की तो सारी लड़ाई है, अब आप कुर्सी छोड़वा दो। अमरेंद्र पटेल क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं अपने छोटे भाई शिवेन से उसके दर्द से अपना भी दर्द जोड़ता हूँ। वो सही कह रहा है कि ये जो सारा सब कुछ खेल है गवर्नमेंट ने किया है, और रही बात इसकी, तो मैं पहले से भी कह रहा हूं कि देखिए आपके पास 50,000 60,000 रुपए पर महीने वेतन आ रहे हैं, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वो हमारे हिस्से का वेतन आ रहा है।
और वही वेतन आप हमारे खिलाफ लड़ने का कर रहे हो। तो यहाँ प्लेन लेवल फील्ड भी नहीं है कि जो हम लोग सरवाइव कर पाए। हम लोग तो जा जाके सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को जगा रहे हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ न्याय कर दिए, हमारी हैसियत नहीं है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ लें। हम लोग की पीड़ा आप देखते होंगे कि हमारी बहनें किस तरीके से सड़कों पे बैठ के, क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों की यही हैसियत है? क्या जब पिछड़े दलितों के लिए कोई आदेश आता है आरक्षित वर्ग के लिए तो उन पर अमल नहीं किया जाना चाहिए? अगर यही जनरल वर्ग के लिए आदेश आया होता, मैं जानता हूं सर 68,500 भर्ती में रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग 6,000 समथिंग लोग बाहर रह गए थे। आपको पता है सर, आपने डिबेट भी किया था। तत्काल सर संडे को एनआईसी खुलवा करके मिठाई खिला करके सबको भेजा गया था। आज हम लोग 4 साल से सरकार को बताते रहे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिखाते रहे, मुख्यमंत्री जी ने 6,800 की लिस्ट निकाल दी, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ये मसौदा बनाते रहे कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कैसे न्याय से वंचित रखा जाए। मुख्यमंत्री जी न्याय प्रिय हैं, समय समय पे उन्होंने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, लेकिन हम लोग अपनी बात वहां नहीं पहुंचा सकते। हम लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकते। ये अधिकारी मिलते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और कोर्ट में मामले को फंसाते हैं, क्योंकि इन कोर्ट में इनका मोटा कमीशन रहता है। जी ठीक बात, जो भी एडवोकेट पैनल करेंगे जी, इनका मोटा रहता है। अमरेंद्र शिवेंद्र प्रताप, अमरेंद्र ने जो कुछ कहा आपने सुना, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अमरेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि ये जो वेतन हमें मिल रहा है इनके हिस्से का मिल रहा है। सर चयन सूची आई, जब आते समय उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, उसमें अमरेंद्र भाई का नाम नहीं था, शिवेंद्र ने वो लिस्ट बनाई नहीं, तो फिर ये किस प्रकार से तय हो गया कि वो किसके हिस्से का वेतन है? हमने मानक पूर्ण किया, इसके बाद दिया है ना कि गलत तरीके से जो चयनित है उनको आप बाहर करिए। हाईकोर्ट के आदेश से तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय से तय होगा। 97 अंक अनारक्षित का है, 90 अंक आरक्षित का है। यदि अमरेंद्र भाई या कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी 97 अंक अर्जित कर ले और उसके बाद में टोटल गुणांक में वो उसमें जो है कट ऑफ में आ जाए, फिर जो सीट उसको ले जाना है ले जाए। सर्वोच्च न्यायालय को ये तय करने दीजिए। अगर वहां तक चलते हैं वो एक रिलैक्सेशन है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिलैक्सेशन के नाम पर इतना रिलैक्सेशन आप नहीं ले सकते हैं कि आपके रिलैक्सेशन के चक्कर में कोई बाहर हो जाए। वर्ग में हुआ, हाई स्कूल में हुआ, हमारे वर्ग में हुआ, इंटर में हुआ, बीटीसी की पढ़ाई की हमने अपने वर्ग में की। ग्रेजुएशन बीटीसी सब में छूट लीजिए, वो सरकार की छूट की भी एक सीमा होगी। रिजर्वेशन और सीमा किसी एक वर्ग की पूरी कैरियर को बर्बाद करने के बराबर नहीं हो सकती है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि आपने कोई जाली दस्तावेज नहीं लगाया है, आपकी गलती नहीं है, ये भ्रष्ट अधिकारियों की गलती है, उनको जेल भेजा जाए। आपको तो मैं भी अमृत भाई यही कह रहा हूँ, अभी कम से कम ये मत कहिए कि मैं आपके हिस्से का वेतन ले रहा हूँ। चयन सूची में मेरा नाम था, इस वजह से मैं अपने चयन सूची में युक्त होने का वेतन प्राप्त कर रहा हूँ। आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अमरेंद्र भाई एकमात्र निवेदन ये है, जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि चयनित कौन है, किस तरीके से नहीं है, रिजर्वेशन की पॉलिसी है, रिजर्वेशन रूल 1994 उसी के हिसाब से कोर्ट ने आदेशित किया है, उसी के हिसाब से आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब ये तय कर देगा कि ये किसका हक है किसका नहीं है, उसके बाद में ये बात हमें कोर्ट ने दिया, हमें संविधान ने दिया, उसको देना पड़ेगा। ठीक है भैया, जिन्हें अमरेंद्र जी रुकना होगा, हमारे हक पे ठीक है, शिवेंद्र रुकना होगा, ठीक है, इसी बात की लड़ाई लड़ने आप ठीक है, रुकना होगा। अमरेंद्र रुकना होगा भैया, आगे बात बेटा आगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो कटुता है ना जैनेंद्र जोशी जी, इससे हम बच सकते थे। मेरी इस आंख में आंसू आए तो भी मुझे उतनी तकलीफ, इसमें आए तो भी उतनी तकलीफ। मेरी आंखें दो हैं, दोनों ही उतनी महत्वपूर्ण हैं, क्या शिवेंद्र और क्या अमरेंद्र। मैं सियासत नहीं करता, लेकिन आज जैनेंद्र मेरी बात टीवी पर नहीं मानेंगे, उसकी मजबूरी है। लेकिन बेहतर होता ये टकराव ही नहीं होता। हाई कोर्ट का निर्णय जब आपने उस दिन इतवार को स्वीकार कर लिया, ऑफिशियल घोषणा कर दी आपने, मेजे थपथपवा दी, तो सोमवार मंगल में इसका समाधान करवा देते, ये भी हर्ट नहीं होते और इनकी भी हकमारी नहीं होती। कोई इतनी बड़ी बात थी? अरे जंगल में राजा जाए तो जंगल में तो आप मंगल कर देते हो 3 दिन में, यहां तो कागज का ही काम था और ज्ञान सब लोग हमको दे रहे, बोले हम साहब जी ऐसा क्यों होता है? अरे
नदी पाट के तो सड़क बना दोगे 3 दिन में? नहीं, 6-6 फुट के पेड़ लाके सीधे वह गमले में नहीं रख देते हो जैन जी, रख देते हैं ना अधिकारी, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निकलते हैं, और बाद में फिर उन लोग उनको उठा ले जाते हैं, लकड़ी काट लेते हैं उसकी, है ना? तो अधिकारी कितने कौतुक वाले हम जानते नहीं क्या? लेकिन ये नहीं किया। अब कोई जीतेगा कोई हारेगा, कटुता होगी, इनके भी घर से पैसा जाएगा, इनके भी घर से पैसा जाएगा, ये भी तनाव में रहेंगे, ये भी तनाव में रहेंगे। ये रास्ता अच्छा है। कम से कम मैं अपने को पिता की भूमिका में रखकर देखता हूं, मैं इस रास्ते के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता। यह अभद्र रास्ता है। जब हमारे पास रास्ता था, सिंगल बेंच का जजमेंट आया था जिसने कहा था कि शिवेंद्र की नौकरी जाए नहीं, इसके लिए आप चाहें जो उपाय कर लो, हम ओके करते हैं, और अमरेंद्र को नौकरी मिले। इसमें क्या समस्या थी? सरकार डबल बेंच में नहीं गई होती तो अब तक तो कब का मामला, ये लोग नौकरी करते हुए इनको 3 साल हो गए होते। क्यों नहीं माने आप? आप लड़वाना चाहते थे क्या? अधिकारियों ने सलाह दी होगी, नहीं नहीं अभी नहीं सर, मजा नहीं आया, थोड़ा होने दो, क्या? बोला अच्छा ठीक है फिर। और खाली आशीर्वाद देने वाले राजनेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अमरिंदर बाबू, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए ही अवतार लिए हैं, प्राण दे देंगे इनके हितों के लिए, आमरण अनशन कर देंगे, क्या कह रहे हैं ना सब लोग? उनके सबके दरवाजे जाकर कुंडी खटखटाइए और उनसे कहिए भिक्षाम देहि। क्या? आइए समाज के लिए भिक्षा दीजिए। आखिर नेता हो ना, बोले राजभरों के नेता हम, केवट निषाद मल्लाह के मालिक हम, कुर्मियों के मालिक हम, है ना? यादवों के मालिक हम, दलितों के मालिक हम, है ना? चेहरे देखते जाओ, है ना? तो उनके यहां जाना चाहिए, मांगना चाहिए, जाइए और झोली फैलाइए, हम भी तो देखें कौन कहां खड़ा है समाज के साथ। और जोशी जी आपके लिए विशेष वो कर देते हैं, आप और कांग्रेस के लिए, खड़गे जी के लिए और आपकी अखिलेश जी के लिए। क्या आप लोगों ने कहा भाजपा पिछड़ों के, दलितों के विरोधी है? ठीक, इसका मतलब आप लोग इनके पक्ष में हो क्या? अमरिंदर सुन लो भैया, नोट कर लेना बेटा, अखिलेश जी से कपिल सिब्बल को मांग लो और खड़गे जी के यहां जाओ, उनसे इनको मांग लो, अभिषेक मनु सिंघवी को। क्या? 2 को उतारिए, आनंद से लड़ाई लड़िए, मांग लीजिए। अब राजभर के पास तो पैसा ही दे सकते वो, और क्या देंगे? उनसे पैसा नगद लीजिए, आने जाने किराया। खाली गमछा टांग के नहीं नेतागिरी करने दो ना। नेताओं को भी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। आप अपने जाति उन्माद पैदा कर देते हैं, आप अपनी सीट जीतने भर के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए। हम मान लेते हैं कि आप ठीक रास्ते पर हैं, तो आइए ना समाज के साथ खड़े होइए। आप फॉर्च्यूनर के काफिले में, BMW, ऑडी के काफिले में चल रहे हो और अमरिंदर धक्का खा रहे हैं। इनके नसीब में साइकिल नहीं। मैं लखनऊ का एक चित्र देख रहा था, डिवाइडर पर सो रहे हैं बच्चे, डिवाइडर पर। कोई नेता सो सकता है डिवाइडर पर? दलित और पिछड़ा ही सही, कुछ हो सकता है? मुझे ये भेदभाव स्वीकार्य नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता कि समायोजित वर्ग जो था, अनारक्षित वर्ग जो था, उसका कोई दोष नहीं अपनी नौकरी में। उसने गन पॉइंट पर तो नौकरी ली नहीं कि नहीं नौकरी हमको ज्वाइन कराओ, मारेंगे, ऐसा तो नहीं ना। जिन धूर्तों के कारण ये विसंगतियां हुई, सजा उनको मिलनी चाहिए कि शिवेंद्र को मिलेगी? ये कैसे स्वीकार कर लूं? मैंने कहा मैं इस आंख की भी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, इस आंख की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। शिवेंद्र की गलती क्या, वो कैसे हट सकता? हटे, क्यों हटे?
क्योंकि सारी स्थिति सुप्रीम कोर्ट पर चली गई और इस सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को मस्त कर दिया, नौकरशाहों को डबल मस्त कर दिया। अमरेंद्र बाबू, शिवेंद्र भाई दोनों डबल मस्त हो गए। क्या दूध जलेबी खा के सोएंगे, कहेंगे चलो गुरु बवाल कटा, अब ना अमरिंदर आएगा ना शिवेंद्र आएगा, जो आए उससे कह देंगे भैया हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट में, देखो क्या घर बिक गया कि नहीं, बोले बिक गया, बोले और उधार लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ो, जब सब बिक जाए बिल्कुल लंगोट बचे तो आना। लोग कहते थे बड़े बूढ़े जोशी जी कि आदमी कहीं चला जाए आधा कचहरी न जाए। क्या ये तो सबसे बड़ी कचहरी में चले आए बच्चे, एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, पडरौना, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जाके देखिए इन बच्चों के माता पिता कैसे हैं, चाहे शिवेंद्र हो चाहे अमरेंद्र हो। पैसा कहां से आएगा? मैं बुनियादी बात करता हूं, लफाजी नहीं, बुनियादी बात है पैसा कहां से आएगा। कागज तो आ जाएगा, पैसा कहां से आएगा? नेताओं के चेहरे से नकाब हटना चाहिए। जाति का, धर्म का, संप्रदाय का ठेका लेकर जो लोग राजनीति करते हैं उनके चेहरे से नकाब हटना चाहिए। करिए। और जो लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं वो दोनों पक्षों के लिए चंदा करें। जो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए खड़े हैं, प्रदेश के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं, नेशन फर्स्ट, तो नेशन में तो शिवेंद्र भी हैं, अमरेंद्र भी हैं। इतना ही कर लीजिए। ब्रजेश पाठक दोनों को चंदा दे, केशव जी दोनों को ना दे तो अमरेंद्र को ही दे। गलत तो नहीं कहा भाई? और 10-20 लाख चंदा देने की स्थिति ऐसी है इन लोगों के लिए जैसे मूंगफली नहीं, 2-4 मूंगफली खा ली उस टाइप का है। उतने संपन्न तो सब हो, कर लो। और आखिरी बात मैं कहूंगा, गंगा में खड़े होकर कोई हमको समझाए मैं नहीं मान सकता, और साथ में तुलसी का पत्ता गंगा जल हाथ पर रख ले फिर भी। जैनेंद्र, मैंने पहले दिन कहा था मुझे अधिकारियों के नाम दीजिए, 17-18 दिन हो गए नाम नहीं आए। क्यों बचाए जा रहे हैं अधिकारी? किस लिए बचाए जा रहे हैं अधिकारी? हजारों परिवारों के घर में अंधियारा कर दिया। उनकी तनख्वाह पे कोई असर है नहीं, उनके भत्तों पे कोई असर है नहीं, उनके अंजीर के जूस पीने पे कोई रोक है नहीं, उनके पेस्ट्री खाने पे कोई रोक है नहीं, उनके नमकीन काजू खाने में कोई रोक है नहीं, उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती है। मरा कौन? शिवेंद्र और अमरेंद्र। इनके सपने मर गए। और आप लोग अधिकारियों का नाम नहीं दे रहे हमको। अखबार में विज्ञापन दीजिए कि इन अधिकारियों के चलते आरक्षण में भी ये घोटाला हुआ था। फिर उनका भी तो सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, अधिकारियों को नहीं होना चाहिए? जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उनका भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे अधिकारियों का भी नाम सामने आए, उनका सम्मान हो। गेंदे की माला लेके उनके यहां जाएं लोग कि आओ भैया निकलो बाहर। अधिकारी क्यों छुपाए जा रहे हैं? अधिकारियों को असूर्य पश्चात क्यों बनाया जा रहा है? मैं समझ सकता हूं नियम कायदे कानून बनाने में समय लग गया, जो जैनेंद्र भाई कह रहे हैं कि 90 दिन ठीक, लेकिन अधिकारियों का नाम बताने में तो 90 दिन नहीं लगना चाहिए। तो 9 मिनट का काम था। नहीं, मेरे यहां गलत खबर चली जैनेंद्र जी, आप मुझे फोन करिए, मैं आपके फोन रखने के 3 मिनट के भीतर आदमी आइडेंटिफाई कर दूंगा ये किसने गलत चलाई। 3 मिनट के भीतर। आप सरकार चला रहे हैं, आप अधिकारी नहीं बता पा रहे, और फिर हमसे कह रहे हो अमिताभ जी मान जाओ, समझो। क्या समझे और क्यों समझे? उन अधिकारियों ने केवल अमरेंद्र पटेल के साथ धोखा नहीं किया, शिवेंद्र के साथ भी धोखा किया है। उनका धोखा उत्तर प्रदेश की तरुणाई के साथ है, और मैं कहूंगा ये राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह। मेरे लिए राष्ट्र कोई पार्टी नहीं है, मेरे लिए राष्ट्र शिवेंद्र है, अमरेंद्र है। यही ना राष्ट्र है। इनके साथ जिसने द्रोह किया उसने राष्ट्रद्रोह किया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उनकी सेवा मुक्ति हो, बर्खास्तगी हो, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए उनके खिलाफ। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो सकता है क्या?
मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा। अब ये अच्छी बात है, अमरेंद्र पटेल ने एक बात अच्छी कही कि मुख्यमंत्री न्यायप्रिय हैं, वो चाहते हैं कि न्याय हो, लेकिन अधिकारियों ने इतना गंदा खेल खेला। ये छोटी बात नहीं आज के दौर में कि जो पीड़ित पक्ष है उसको कम से कम मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर भरोसा है। मैं योगी जी से कहूंगा, ये विश्वसनीयता, ये भरोसा कायम रहना चाहिए। अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करिए, उनको क्या दंड दिया गया ये सार्वजनिक करिए। ये आपके ट्विटर हैंडल से लोगों को पता लगना चाहिए कि फला सचिव, फला ज्वाइंट सेक्रेटरी, फला डायरेक्टर जनरल पदमुक्त कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के मुकदमा शुरू कर दिया गया। करिए, क्या समस्या है? एक थाली, कंबल और लोटा लेके डासनाम भेजो सबको। समझ रहे हैं जनन जी? थाली, कंबल, लोटा और डासना भेजो। कोई लाट साहब है क्या? हजारों घरों के चिराग बुझाने का षड्यंत्र था ये। सोचिए अगर ये कोई विवाद नहीं हुआ होता, कितनी बड़ी भर्ती थी। 69,000 नौजवान शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते, प्रदेश की बेसिक शिक्षा के में योगदान दे रहे होते। आपने महाभारत का कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रख दिया। ऐसे लोग क्षमा के हकदार नहीं हैं, उनके लिए दंड विधान तय होना चाहिए। धन्यवाद।